जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का मॉडल पेपर 15वां नंबर देखने जा रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना भी मॉडल पेपर आपको पढ़ाया गया है, अगर आप उतने सारे मॉडल पेपर कर रहे हैं तो सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। नो डाउट एग्ज़ाम में आपको यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सिलेबस को कवर करके ये बनाया जा रहा है आपका मॉडल पेपर। तो आप लोग अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, समस्त क्लासेस को देखें। अगर इससे पहले की क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो आप लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, पहले प्रश्न से, और देखते हैं कि क्या कह रहा है पहला प्रश्न। है सेक्शन ये रीडिंग। ये आपका पेपर 4 सेक्शन में होता है, जिसमें पहला सेक्शन रीडिंग यानी कंप्रीहेंशन होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है। कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो। सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। दियर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री,
पूरे देश में एक विशाल, एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर परसिस्टेंट डिमांड्स, एक तीव्र मांग उठी दैट द ऑफिसर्स शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान। जापान की हार का परिणाम क्या था? तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया? तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया? तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों? एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया? तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है? व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है? तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है? फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी, दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना। एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। इस प्रकार से राइटिंग स्किल पर। अब राइटिंग स्किल में क्या है?
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मतलब आप किसी भी एक बिंदु पर कोई एक निबंध लिखिए इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 100 से लेकर के 150 शब्दों में। पहला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजंस, भारत में बेरोजगारी और इसके कारण। दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब वक्तव्य की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। और तीसरा है सोअरिंग प्राइजेज एंड मीजर्स कंट्रोल, मतलब जो कीमतों में और पैमानों में वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल करना। अब देखते हैं हम लोग जो हमारा आंसर है बच्चों वो कौन सा है, तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजंस, भारत में बेरोजगारी और इसका कारण। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ बीन ए प्रेसिंग इशू, मतलब भारत का बेरोजगारी दर एक दबावशाली है, या कह सकते हैं एक मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा है। विद द कंट्री फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, जिससे देश क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण चुनौतियां महसूस कर रहा है इन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इट्स रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब इसकी तीव्रता से बढ़ रही जनसंख्या के सामने नौकरी यानी कार्य के अवसर को उपलब्ध कराने में यह समस्या महसूस कर रहा है। एज ऑफ मार्च 2025, मार्च 2025 के अनुसार या 25 तक द अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट अराउंड 8.1%, जो बेरोजगारी की दर है वो अभी भी लगभग 8.1% है। विद अर्बन एरियाज फेसिंग हायर रेट्स ड्यू टू जॉब मार्केट मिसमैच, मतलब जो नौकरी की या रोजगार का मिसमैच है अर्थात असमानता है, वो शहरी क्षेत्रों में और भी अधिक दर सामना कर रहा है। एंड ये ग्रोइंग सर्विस सेक्टर वर्कफोर्स, और जो बढ़ती हुई सेवा का क्षेत्र है उसमें भी समस्या हो रही है। अब देखिए की काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण में क्या क्या है बच्चों, बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो चलिए देख लेते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत बड़ा कारण है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इंडियाज पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो, भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। आउट पेसिंग जॉब क्रिएशन, मतलब जो जॉब यानी नौकरी का जो निर्माण है। एंड एक्सरवेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और रोजगारी बढ़ने की जो कारण है पर्टिकुलरली एमांग यूथ, विशेष रूप से युवाओं में बहुत तेज़ी से यह बढ़ता जा रहा है। स्किल मिसमैच, मतलब जो उनके अंदर योग्यता है कुशलता है उसके अनुरूप उन्हें कार्य नहीं मिल पा रहा है। ए सिग्निफिकेंट गैप एग्जिस्ट बिटवीन द स्किल्स पोजेस्ड बाय द वर्कफोर्स, जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके बीच में उनके पास जो अधिकार है, मतलब कार्य करने की क्षमता है, उसमें एक महत्वपूर्ण गैप है, मतलब गैप है यानी कह सकते हैं दूरी है। एंड दोज डिमांडेड बाई इंडस्ट्रीज, और वह कुशलताएं जो उद्योगों के द्वारा कारखानों के द्वारा मांगी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। लीडिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी या रोजगार के दर को कम कर रही है। अगला हेडिंग क्या है बच्चों, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो घट रहा है। द इनफॉर्मल सेक्टर व्हिच लैक्स जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र जो नौकरी की सुरक्षा यानी रोजगार की सुरक्षा और लाभों से वंचित रह जाता है। डोमिनेट्स इंडियाज वर्कफोर्स, ये भारत के एक कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर है। मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्टिवली, जो बेरोजगारी की दर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भाग निभाता है।
ओवरऑल अगर हम लोग देखें बच्चों तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जब चाहे तब वर्कर को निकाल दें और जब चाहे तब नए वर्कर को रख लें। फिर कह रहे हैं स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब धीमी औद्योगिक विकास। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हैज़ बीन स्लोअर दैन एंटीसिपेटेड, लिमिटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो भारत का निर्माण क्षेत्र है उसका विकास धीमा है, किसकी अपेक्षा? रोजगार के सीमित अवसर की अपेक्षा उसका विकास बहुत धीमा है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में है। अगला हेडिंग कह रहा है बच्चों कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मतलब तकनीकी लाभ। ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज, मतलब कह सकते हैं कि जो स्वचालन और तकनीकी लाभ है इसने उद्योगों को परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तित करने का मतलब जो काम 10 लोगों से होता था अब वो काम एक व्यक्ति मशीन से कर रहा है। लीडिंग टू जॉब डिस्प्लेसमेंट फॉर लो स्किल्ड वर्कर्स, जो निम्न कुशलता वाले लोग हैं इनको क्या कर रहा है? रोजगार से हटाया जा रहा है। अब देखिए फिर क्या है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, बेरोजगारी से संबंधित वो क्या क्या हैं। तो एक तो बच्चों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा कहते हैं, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें क्या है? गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इन ए ईयर, एक वर्ष में एक बेरोजगार को 100 दिनों के रोजगार की एक गारंटी देता है। फिर अगला क्या है बच्चों? अगला क्या किया है सरकार ने? तो अगला किया है दीन दयाल अंत्योदय योजना। इसमें क्या हो रहा है? प्रोवाइड्स इंडस्ट्रियली रिकॉग्नाइज्ड स्किल्स टू द पुअर, मतलब विशेष रूप से गरीबों को औद्योगिक कुशलता, उनकी कुशलता के अनुसार बढ़ाना। एमिंग टू इरेडिकेट अर्बन एंड रूरल पुअर्टी, जो गरीबी मतलब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी को हटाने के लिए विशेष रूप से इसे चलाया गया है। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये क्या कर रहा है? ऑफर शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग। ये क्या कर रहा है कि मतलब कम समय में कुशलता की प्रशिक्षण दे रहा है। एंड सर्टिफिकेशन फॉर इमर्जिंग सेक्टर्स, और बढ़ रहे आवश्यकता वाले क्षेत्रों में क्या कर रहा है? सर्टिफिकेट दे रहा है, लाइक AI एंड ग्रीन जॉब्स, जैसे कि AI और पर्यावरण के अनुकूलन जो नौकरियां हैं उसमें दे रहा है। अब देखो, टू इफेक्टिवली एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रभावशाली रूप से बेरोजगारी को संबोधित करते हुए इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, भारत को कौशलता के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रमोट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जो मजदूर की आवश्यकता वाले क्षेत्र हैं उनको विकसित करना। एंड इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप, और आत्मनिर्भरता स्वावलंबन को प्रोत्साहित करना। व्हाइल आल्सो इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें शैक्षणिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है? राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर, आप अपने अगेंस्ट, एक मिनट, हाँ, कह रहे हैं कि राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन, मतलब आप उस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसमें अस्वच्छता की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं भैया। आंसर में टू द हेल्थ ऑफिसर, तो सेवा में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गोंडा UP, मतलब जो
कह सकते हैं नगर पालिका गोंडा उत्तर प्रदेश। अब इसके बाद में सब्जेक्ट में क्या है भैया, तो सब्जेक्ट में है कंप्लेंट रिगार्डिंग इन सैनिटरी कंडीशन इन लोकेलिटी नेम। आप यहाँ पर जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको आपके ऊपर छोड़ दिया है कि यहाँ पर क्या है। अब देखिए सर, श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द डिप्लोरेबल इन सैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन, आप उस स्थान का नाम डालेंगे जो ऊपर डाले थे। तो क्या होता है कि मैं आपका ध्यान अपने इस स्थान क्षेत्र में आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर बहुत अधिक अस्वच्छता की परिस्थितियां पनप रही हैं। वेयर आई रिसाइड, जहां पर मैं रहता हूं। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट्स, मतलब बार बार निवेदन और शिकायत के बावजूद भी द सिचुएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब जो परिस्थिति है वो अभी भी बिन अपरिवर्तित है। पोजिंग ए सिग्निफिकेंट रिस्क टू पब्लिक हेल्थ, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं। द लोकेलिटी इज़ प्लग्ड बाई ओवरफ्लोइंग गार्बेज, ये स्थान यानी ये जो स्थान है ये पूरी तरीके से बहुत अधिक कूड़े से भरा हुआ है, बहुत कूड़ा है। बिन्स स्टेगनेंट वाटर, मतलब जल का ठहराव है, कूड़ादान जो है ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स, और नाली की बहुत कमज़ोर व्यवस्था है। क्रिएटिंग एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज़, जो मच्छरों के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थान बना रही हैं, अर्थात यहाँ पर मच्छर और लार्वा बहुत अधिक पनप रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। एंड अदर डिसीज कैरिंग वेक्टर्स, और अन्य जो रोग वाहक जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनका निर्माण हो रहा है। द स्ट्रीट्स आर लिटर्ड विद वेस्ट, जो गलियां हैं वो कूड़ों से भरी हुई हैं। एंड द लैक ऑफ रेगुलर क्लीनिंग, और नियमित स्वच्छता या साफ सफाई की कमी के कारण हैज़ मेड द एरिया अनहाइजेनिक, ये बहुत ही अस्वास्थ्यकारी क्षेत्र बन गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दीज इशूज़, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन समस्याओं पर तुरंत तात्कालिक प्रभाव से क्रियान्वित करें। रेगुलराइज गार्बेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, मतलब आप नियमित रूप से कूड़ा उठवाएं और क्या करें, उसको नष्ट करवाएं। क्लीन एंड मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम, नाली की व्यवस्था को सही कराएं और उसकी साफ सफाई करवाएं। इम्प्लीमेंट मीजर्स टू कंट्रोल मॉस्किटो ब्रीडिंग, जो मच्छरों का प्रजनन है उसको रोकने के लिए उचित कार्यवाही करें। इंक्रीज सैनिटेशन स्टाफ, मतलब जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनमें वृद्धि करें। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग, और सफाई के बारंबारता में भी वृद्धि करें। प्रमोट एक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, मतलब रोगों के विकास को रोकने के लिए आवश्यक कार्य करें। एंड इंश्योर ए हेल्थी इन्वायरमेंट फॉर रेसिडेंट्स, और यहाँ के निवासियों को आप एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, इस मामले के लिए आपका ध्यानाकर्षण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंसियरली XXX, मतलब क्या कि आपका भवदीय, XXX नाम नहीं लिखना है। डेट आप जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन का डालेंगे, आज जैसा कि मैंने आज का डेट डाला है 13/10/2025। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, आप अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। अब दोनों में से कोई एक करना है। सेक्शन सी क्या कह रहा है, सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन आ गया, और ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए सेक्शन बी खत्म हुआ, सेक्शन सी शुरू हुआ।
कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलो भैया देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ए, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, मतलब जो अधिकारियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं, या डेमोक्रेसी, या ऑटोक्रेसी, या फिर ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो जनता के द्वारा चलाया जाता है, ऑटोक्रेसी जिसमें स्वचालित सरकार हो, कोई एक व्यक्ति हो, और ब्यूरोक्रेसी ऐसे सरकार को कहते हैं जो अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी इसका कह रहा है 4 का बी, द फ्राज नल एंड वाइड मीन्स, नल और वाइड मीन्स क्या होता है? इनइफेक्टिव होगा, या इफेक्टिव होगा, या इनफोर्स होगा, या फोर्सफुल होगा। तो जो नल एंड वाइड है बच्चों, इसका मतलब होता है इफेक्टिव, यानी प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली होता है। इसके बाद में सी नंबर कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड फॉर बोल्ड इज, मतलब बोल्ड का पर्यायवाची क्या है? करेजियस है, या ओबीडियंट है, या इनपर्टिनेंट है, या क्रूअल है। तो बोल्ड मतलब साहसी होता है, और करेजियस का मतलब भी साहसी होता है, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी नंबर क्या कह रहा है? डी नंबर कह रहा है कि दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM डेली। दीपू प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ता है। व्हिच वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस, इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है? फॉर गलत है, या फ्रॉम गलत है, या सिंस गलत है, या फिर टू गलत है। क्या गलत है बच्चों? कहाँ पर गलती है? तो सिंस गलत है कि सही है? तो देखिए इसमें पहली बात तो फ्रॉम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। फॉर भी नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट गया। और टू है, लेकिन यहाँ पर टू बिल्कुल सही है। यहाँ पर दीपू स्टडीज सिंस 7 AM टू 9 AM, तो 7 to 9 AM होना चाहिए। टू यहाँ पर गलत जगह पर लगा हुआ है ना, आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ क्रूअल इज, क्रूअल का विलोम क्या है? मर्सीलेस है, या ब्रूटल है, या अनकाइंड है, या काइंड है। तो बच्चों क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, और मर्सीलेस मतलब भी इसका अर्थ भी निर्दयी होगा, ब्रूटल मतलब भी निर्दयी होगा, और अनकाइंड मतलब भी निर्दयी होगा, लेकिन काइंड मतलब दयालु होता है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, किसी एक को आप अप्रत्यक्ष कथन में बदल दीजिए। ये पांचवा का ए वाला है, तो पांचवा के ए वाले में क्या कह रहा है? पहला इसमें द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सैनिकों से कहा, मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो, एंड किल द एनिमी, और शत्रु को मार दो। क्या कहा? कि आगे बढ़ो और शत्रु को मार दो। अब इसका क्या बनेगा? द जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, जनरल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, मतलब आगे बढ़ने का और शत्रु को मार देने का आदेश दिया। अब पांचवा के ए में ही दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है बच्चों? कह रहे हैं कि नरेंद्र सेड टू पूजा, नरेंद्र ने पूजा से कहा, आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, क्या तुम उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, या तुम्हारे पास वो अर्हताएं हैं जो आपने अप्लाई किया है। तो आंसर में देखते हैं नरेंद्र, देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, पूजा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लग जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू का चेंजिंग होगा पूजा से, क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये वाला आपका पास्ट टेंस में है, तो इसलिए इधर भी पास्ट टेंस में होगा, और आर बदल जाएगा वाज में, क्वालिफाइड हो जाएगा, फॉर द पोस्ट,
फिर यू जो है यहाँ पर इसकी भी चेंजिंग किससे होगी, तो पूजा से ही होगी। तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा और अप्लाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र आस्क्ड पूजा इफ सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी अप्लाइड, क्या वह उस पोस्ट के लिए मतलब योग्य है जिसके लिए उसने निवेदन किया था। अच्छा, बी नंबर पर क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक का आप वाक्य में जोड़िए जो जैसा निर्देश दिया गया है, जैसा कि निर्देश दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, द पेशेंट इज वेरी वीक, रोगी बहुत कमजोर है। क्या कहा गया, रोगी बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है। भैया कैसा है, रोगी कमजोर है और सीढ़ियों से ऊपर नहीं चल सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बदलना किसमें है, सिंपल सेंटेंस में। तो बना दीजिए एडवर्ब टू का प्रयोग करके, और क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज टू वीक, मतलब रोगी इतना टू वीक टू वॉक अप स्टेयर्स, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। क्या कहा कि रोगी सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए बहुत अधिक कमजोर है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, नो वन न्यू दैट, इसे कोई नहीं जानता था। क्या कहा कि शीला ने कुछ किया, इसे कोई नहीं जानता था। इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे किस में बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। और क्या कह रहा है, नो वन न्यू, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता भैया, कि व्हाट शीला डिड, कि शीला ने क्या किया। कोई नहीं जानता है कि कोई नहीं जानता कि शीला ने क्या किया। और ये आप लोगों का बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एक बार सभी लोग क्लास को फिर से शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग हैंड रेज वाला इमेज भेजिए, इमोजी हैंड रेज वाला आप लोग भेजिए और दिखाइए कि हाँ आपको क्लास समझ में आ रहे है। सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहें। और देखते हैं सी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों। सी नंबर पर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, किसी भी एक नीचे दिए गए वाक्य को निर्देश के अनुसार रूपांतरित कीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। क्या कहा गया कि उसे अपने परिवार के रहस्यों को मत बताओ। और करना क्या है, इसको पैसिव वॉइस में बदल देना है, इनटू पैसिव वॉइस। तो भैया क्या कह रहा है, यू आर फॉरवेड टू टेल हिम, तुम्हें मना किया जाता है टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के रहस्यों को उसे बताने के लिए, तुम्हें उसे अपने परिवार के रहस्यों को बताने के लिए मना किया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही इज, इस शहर में कोई भी व्यक्ति उतना अधिक धनी नहीं है जितना कि वह है। बदलना किसमें है, इनटू ए सुपरलेटिव डिग्री, एक सुपरलेटिव डिग्री में बदल दीजिए, उत्तमावस्था में बदल दीजिए। तो चलिए बदलते हैं हम। देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है। सबसे पहले क्या है, मुख्य शब्द लाना है, तो भैया उसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद वर्ब लाना है, फिर दा लाना है। और सो रिच एज ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ले जाएंगे तो रिचेस्ट हो जाएगा। ही इज़ द रिचेस्ट। अब यहाँ से नो हट जाएगा, जो बच रहा है वो लिख दिया जाएगा मैन इन द सिटी, यानी वह इस शहर में सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है। इसके बाद में देखते हैं डी वाले में। डी वाले में कह रहा है बच्चों, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी नीचे दिए गए किसी वाक्य में से एक को आप क्या कीजिए, सही करके लिख दीजिए। तो क्या कह रहा है, द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इनवाइटेड इन द फंक्शन। जेंट्री मतलब होता है जो सम्मानित लोग होते हैं, शहर के या समाज के जो सम्मानित लोग होते हैं उन्हें जेंट्री कहा जाता है। तो शहर के सम्मानित श्रेष्ठ लोग को फंक्शन में आमंत्रित किया गया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जेंट्री मतलब मैंने बताया सम्मानित लोग, यानी एक वचन नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। तो भैया
वाज के जगह पर वर कर दीजिए। बाकी ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अगर आप वर्ब प्लूरल नहीं ले रहे हैं तो सब्जेक्ट को सिंगुलर कीजिए, जो कि यहाँ पर अपरिवर्तित है, बदला नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, वियर का प्रयोग कर देंगे और ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाक्य कह रहा है कि ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, वह दोनों में से सबसे लंबा है। कितने लोग हैं, केवल 2 लोग। तो जब केवल 2 लोग होंगे तो वहां पर या तो पॉजिटिव डिग्री हो सकती है या कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है। सुपरलेटिव कब होती है, जब 2 से अधिक की बात होती है। अगर केवल 2 की बात हो रही है तो वहां पर पॉजिटिव या कंपैरेटिव ही हो सकता है। तो यहां पर जो द टॉलेस्ट लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, द टॉलर कर देंगे, बस सही हो जाएगा। ही इज द टॉलर ऑफ द टू, वह उन दोनों में से अधिक लंबा है, मतलब वह दोनों में से अधिक लंबा है। यहां पर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में, और इस प्रकार से ये वाक्य आपका हो गया। अब देखते हैं बच्चों ई नंबर। ई नंबर क्या कह रहा है, ई नंबर आपसे कह रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के किसी एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। कहाँ, इन योर आउन सेंटेंसेज, अपने खुद के वाक्यों में एक जोड़े का प्रयोग कीजिए। टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट अर्थ प्रकट करते हुए। देखिए ब्राइडल और ब्रिडल 2 शब्द लिए गए हैं, तो पहले मैं इसका प्रयोग बता दूं। द ब्राइडल बॉकेट वाज ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ वाइट रोजेज एंड लिलीज। इस ब्राइडल का मतलब होता है शादी। तो ब्राइडल बॉकेट वाज ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, मतलब जो शादी का एक व्यवस्था था, दुल्हन मतलब ब्राइडल मतलब दुल्हन कह सकते हैं, तो जो दुल्हन के जोड़े की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुंदर रोज, सफेद रोज और लिली से सजाया गया था। और ब्रिडल का मतलब क्या होता है, ब्रिडल मतलब होता है काठी, जो घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। तो द हॉर्सेस ब्रिडल वाज एडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट सिल्वर डेकोरेशंस, घोड़े की जो काठी थी उसे चांदी के आकर्षक पत्तियों से सजाया गया था। तो इस प्रकार से पहले ब्राइडल का मतलब दुल्हन का जोड़ा, और दूसरे ब्रिडल का मतलब क्या होता है बच्चों, घोड़े की काठी। अब हम लोग देखते हैं चिली और चिली। एक चिली का मतलब होता है मिर्चा, दूसरी चिली का मतलब होता है ठंडा। तो यहाँ चिली का देखते हैं। द रेसिपी कॉल्स फॉर 2 ग्रीन चिलीज, मतलब जो रेसिपी था भोजन की वो मतलब कह सकते हैं थाल था, व्यवस्था था, उसमें 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। टू एड फ्लेवर टू द डिश, उस थाली में थोड़ा सा और अधिक स्वाद लाने के लिए 2 हरी मिर्चियों की आवश्यकता थी। तो इस चिली का मतलब मिर्चा हुआ। अब दूसरा चिली ठंडा कह रहा है। इट इज ये चिली विंटर मॉर्निंग, ये एक ठंडी सुबह, जाड़े की सुबह थी। सो आई हैड रिकमेंड वियरिंग ये वार्म कोट, इसलिए मैंने एक गर्म कोट पहना हुआ था। इसीलिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या है, हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या कहे, टाइम इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लिव्स, यानी हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता है। वन मतलब कोई एक, हु डज नॉट फॉलो टाइम, जो समय का पालन नहीं करता है, कैन नेवर सक्सीड, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में और क्या कह रहे हैं बच्चों, बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है। बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है, यानी टाइम वंस गॉन, एक बार गया हुआ समय नेवर कम्स बैक, कभी भी वापस नहीं आता है। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। समय के साथ साथ चलना सदैव लाभदायक होता है, यानी मूविंग विथ टाइम इज ऑलवेज बेनिफिशियल, अर्थात समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। फिर क्या कहे, छात्रों के लिए, देखिए छात्रों के लिए तो
समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स यानी छात्रों के लिए एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का प्रत्येक क्षण इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो क्या कहा कि दे शुड क्रिएट दियर डेली रूटीन इन ए टाइम बाउंड मैनर, मतलब समयबद्ध तरीके से। का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो ए पर्सन हु फॉलोज टाइम, एक व्यक्ति जो समय का पालन करता है, नेवर फेल्स इन लाइफ, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। इस प्रकार से बच्चों पहला सेक्शन हम लोग 15 नंबर का कर चुके, दूसरा सेक्शन हम लोग 20 नंबर का 35 हो गया, और तीसरा सेक्शन हम लोग 25 नंबर का कर चुके, यानी कुल मिलाकर के हम लोगों का 60 नंबर तक का हो चुका। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन डी यानी लिटरेचर वाला सेक्शन। अब यहाँ से शुरुआत होता है, तो एक बार जोरदार तरीके से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और इसे आप लोग लाइक भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं अब इस सेक्शन को। सेक्शन डी का लिटरेचर वाले में 7वां क्वेश्चन, यानी जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन डी का, वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? तो लगभग 40 शब्दों में देना है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है Whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? एम हैमेल ने फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया है? किसे दोषी ठहराया बच्चों? तो एम हैमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स एंड द पीपल ऑफ अल्सास। एम हैमेल ने माता पिता और अल्सास के लोगों को दोषी ठहराया है फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए एम हैमेल ने किसे दोषी ठहराया? तो अल्सास के लोगों और माता पिता को दोषी ठहराया है। एज दे प्रायोरिटाइज्ड सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू वर्क, जैसा कि वह अपने बच्चों को कार्य पर भेजने में प्राथमिकता देते हैं ओवर एजुकेशन, शिक्षा के अतिरिक्त, शिक्षा के बजाय। एंड ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर ऑकेशनल नेग्लिजेंस, और कभी कभार की उपेक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अथवा कह रहा है, अथवा में क्या कह रहा है? व्हेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है? तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली इंडिया। सीमापुरी दिल्ली के उत्तरी अंतिम छोर पर स्थित है। स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, विशेष रूप से पूर्वोत्तर का जिला है। इट इज़ ए बैकवर्ड एरिया, यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मतलब पाठ के अकॉर्डिंग पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही तो है। अब देखिए उन दोनों में से ए में जो अथवा करके था और उसमें दोनों में से कोई एक करना था। अब यहाँ पर बी में कह रहा है व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, वह कौन सी बचपन की घटना थी जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था? तो द चाइल्डहुड इंसिडेंट मतलब बचपन की घटना, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। वाज मतलब थी, क्या था? व्हेन ही वाज नियरली ड्राउन्ड एट द YMCA पूल, जब वह लगभग YMCA तालाब में डूब चुके थे। एट द एज ऑफ 10 और 11, 10 या 11 वर्ष की उम्र पर। ए बिग बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, एक बड़े लड़के ने उन्हें गहरे पानी की ओर उछाल दिया था। एंड डगलस सैंक टू द बॉटम, और डगलस तली तक डूब गए थे। एक्सपीरियंसिंग इंटेंस फेयर, एक बहुत गहरा भय
का अनुभव करते हुए एंड ए सेंस ऑफ डेथ और मृत्यु की एक समझ का अनुभव करते हुए लिविंग ए लास्टिंग इम्पैक्ट जिसने उनके ऊपर एक कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ दिया था। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। तो जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तो उस समय क्या हुआ था। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया, एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए, रोट मतलब लिखा, वाइव ला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद, ऑन द ब्लैक बोर्ड मतलब श्यामपट पर उन्होंने लिखा, एंड डिसमिस्ड द स्टूडेंट्स मार्किंग द एंड ऑफ हिज टीचिंग कैरियर, और अपने उस शिक्षण का कार्यकाल को, कैरियर को अंत का संकेत करते हुए छात्रों को उस दिन का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, आप नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी भी एक का 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये आपका 2 होता है, 2 में से कोई एक करना होता है, जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल, विवरण में आप बताइए, हाउ डगलस मेक्स क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक, डगलस किस प्रकार से अपने उस घबराहट के समझ को समाप्त कर पाए, दैट सीज्ड हिम एज द ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, जिसने उन्हें अवरुद्ध कर दिया था, रोक दिया था जब वो लगभग डूब चुके थे। तो चलिए देखते हैं। डगलस विविडली कन्वेज हिज पैनिक, डगलस विविध प्रकार से अनेकों प्रकार से अपने उस घबराहट को दूर किए थ्रू विस्क्रियल डिस्क्रिप्शंस, जो डिस्क्रिप्शन मतलब जो उसमें विवरण है। क्या बता रहे हैं, आई सूक एंड सूक टिल द कोल्ड क्लेमी फीलिंग ऑफ ड्राउनिंग लेफ्ट मी, मैं बार बार हिल जाया करता था जब वह डरावनी मेरे डूबने की एहसास आता था। एंड माई लंग्स वी आर रेडी टू बर्स्ट, और क्या बताया कि मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। ही फेल्ट द ब्लैकनेस ऑफ द वाटर क्लोजिंग इन, उन्होंने पानी में डूबते हुए कालेपन को यानी अंधकार को महसूस किया था। एंड हिज हार्ट पाउंडिंग लाइक ए हैमर, और उनका हृदय एक हथौड़े की तरह उछल रहा था। दीज फ्रेज मतलब ये वाक्यांश इवोक ए सेंस ऑफ ओवरवेलमिंग फेयर, एक तीव्र भय की समझ को प्रकट करते हैं, एंड डिस्प्रेशन और निराशा को प्रकट करते हैं, इमर्जिंग द रीडर इन डगलस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, मतलब जिसमें वो डगलस पाठकों को डगलस के उस भयभीत यानी डर वाले अनुभव में शामिल करते हैं। हिज फिजिकल सेंसेशन एंड इमोशनल टर्मोइल, उनका जो मतलब शारीरिक या कह सकते हैं भौतिक समझ और भावनात्मक विचार क्रिएट ये पैल्पेबल एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक, घबराहट का एक बहुत ही गहन वातावरण तैयार करता है, ड्राइंग द रीडर इनटू हिज डिस्परेट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, पाठकों को अपने जीने की उस निराशापूर्ण स्थिति में खींचते हुए उन्हें आकर्षित करता है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इन व्हाट वे मतलब बी वाले में, किस प्रकार से इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाले कहानी में, डज द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिज डाटर, जो मतलब मुख्य लौह व्यापारी होता है उसका पात्र अपनी पुत्री से किस प्रकार से भिन्न होता है अर्थात अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं। द आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव, लाउड एंड मटेरियलिस्टिक, मतलब जो लौह व्यापारी है वो तीव्र है, तेज आवाज वाला है और पदार्थों से प्रेम करने वाला है। इनिशियली सीइंग द ट्रैम्प एज ए पोटेंशियल थीप, मतलब पूरी तरीके से जब वह उस घुमक्कड़ को चोर के रूप में, कुशल चोर के रूप में जानता है। इन कॉन्ट्रेस्ट, इसके विपरीत, हिज डाटर एडला, उसकी पुत्री एडला, इज कंपैशनेट मतलब एक दयालु है, जेंटल साधारण है, एंड पर्सपेक्टिव और अवधारणात्मक विचारधारा वाली है, ट्रीटिंग द ट्रैम्प विद काइंडनेस एंड डिग्निटी, जो उस घुमक्कड़ के प्रति दया और स्वाभिमान से व्यवहार करती है। सी रिकॉग्नाइजेज
हिज ह्यूमैनिटी, वो उसकी मानवता को पहचानती है। व्हाइल हर फादर इज ड्राइवन बाई सेल्फ इंटरेस्ट, जबकि उसके पिता अपने स्वयं के भावों में, स्वयं की रुचियों में बहे हुए हैं, अर्थात फंसे हुए हैं। एडलाज वार्मथ एंड एम्पैथी ट्रांसफॉर्म द ट्रैम्प, एडला की गर्मजोशी और दया की भावना उस घुमक्कड़ को बदल देती है, उसको परिवर्तित कर देती है। हाईलाइटिंग हर फादर्स शॉर्ट कमिंग्स, अपने पिता की उस थोड़े से बीच में आने के गुणों को प्रदर्शित करते हुए। दियर डिफरिंग अप्रोच रिवील एडलाज नोबल नेचर, ये भिन्न बढ़त या भिन्न क्रियाकलाप एडला को एक अलग या श्रेष्ठ प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। शोकेसिंग हर कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन, उसके उस समझ और उस लगाव की क्षमता को प्रदर्शित करते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए इस प्रकार से दोनों में से कोई एक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों मतलब पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दो। क्या कह रहे हैं? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं अपने आप में महसूस करता हूँ। आई कैन हार्डली बेयर, कि मैं बहुत मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ऐसे जो बचपना पूर्ण हमारे बहुत अधिक विचार हैं वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। द सैडनेस, मतलब वह दुख, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, जो वहाँ पर, लर्क्स मतलब मडराना या ठहरा होना, जो वहाँ पर खुली हुई खिड़की के पास ठहरा हुआ, अर्थात जो हम स्वप्न देख रहे हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरे दिन लगभग हमारे खुली हुई प्रार्थनाओं में क्या करता है? बना रहता है, इंतजार किया करता है। अब यहाँ पर ए नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, वो बचपना पूर्ण जो व्यर्थ होता हुआ विचार है वो क्या है जिसके बारे में कवि बातचीत कर रहा है? तो द चाइल्डिश लॉन्गिंग रिफर्स टू द इनोसेंट एंड प्योर एस्पायरेंट्स, मतलब जो ये बचपना पूर्ण भावनाएं हैं वो निर्दोष और शुद्ध विचारधारा वाले व्यक्तियों के बारे में कह रहा है। ड्रीम्स, जो स्वप्न देखते हैं उनके बारे में। एंड डिज़ायर्स ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों की इच्छाओं के बारे में बात करता है। लाइकली रिलेटेड टू दियर होप, जैसे कि कुछ अपनी आशाओं से संबंधित। फॉर ए बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए। हैप्पीनेस, खुशहाली। एंड फुलफिलमेंट, और आपूर्ति के लिए। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? व्हाई दिस चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये बचपना पूर्ण जो स्वप्न है, कल्पनाएं हैं, वो व्यर्थ क्यों हैं? तो द लॉन्गिंग इज इन वेन, मतलब ये योजनाएं व्यर्थ होती जा रही हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ऑफन अनफुलफिल्ड, ये अक्सर पूरी नहीं होती। आर अनअटेनेबल, या फिर प्राप्ति के योग्य नहीं होती हैं। पॉसिबली ड्यू टू द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, संभवतः जीवन की कठोर वास्तविकताओं या मुश्किलों के कारण ये पूरी नहीं हो पाती हैं। पुअर्टी, गरीबी। एंड सोसाइटल सर्कमस्टेंसेज, और सामाजिक परिस्थितियों के कारण, सर्कमस्टेंसेज मतलब परिस्थितियों के कारण पूरी नहीं होती हैं। लीडिंग टू सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो दुख और निराशा को आगे बढ़ाती जाती हैं। इसमें सी नंबर क्या कह रहा है? तो सी नंबर कह रहा है बच्चों, नेम द पोएट, कवि का नाम लिखो। एंड द पोएम, और कविता का नाम लिखो। फ्रॉम व्हिच दिस एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, जिससे यह अंश लिया गया है। तो देख लेते हैं। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये गद्यांश कविता से लिया गया। कौन सी कविता से? ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड नामक कविता से लिया गया है। एंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, और रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा इसे लिखा रहा है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी एक कविता का आप केंद्रीय भाव लिखिए, जिसमें है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता की एक वस्तु। या आंट जेनिफर्स टाइगर, मतलब चाची जेनिफर के बाग। या फिर माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की। तो चलिए देखते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ जॉन कीट्स पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, जॉन कीट के द्वारा लिखी गई कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी का केंद्रीय भाव है दैट कि
ब्यूटी इज ए टाइमलेस एंड इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, कि सुंदरता एक समयहीन या अंतहीन और बाह्य प्रसन्नता और खुशी का क्या है, स्रोत है। द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया, कविता इस विचार का प्रदर्शन करती है दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, कि जो सुंदर वस्तुएं हैं, वेदर नेचुरल और आर्टिस्टिक, वो चाहे प्राकृतिक हों या कृत्रिम हों, हैव द पावर टू ट्रांसेंड टाइम एंड मोर्टिलिटी, उनके पास समय और अमरता को स्थापित करने की क्षमता होती है। प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड सोलेस टू ह्यूमैनिटी, जो मानवता को आराम और गंभीरता प्रदान करती है। ब्यूटी इज पोर्ट्रेड एज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड हैप्पीनेस, सुंदरता को निरंतर प्रेरणा और प्रसन्नता के स्रोत के रूप में रखा गया है। दैट कैन लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट, जो मानव आत्मा को उठा सकती है, उभार सकती है, एंड प्रोवाइड ए सेंस ऑफ कनेक्शन टू समथिंग ग्रेटर एंड आवर सेल्व्स, और कुछ महान और अपने आप को जोड़ने के लिए हमें क्या कर सकती है, समझ दे सकती है। द पोएम celebrates the enduring power of beauty to transform the uplift human life, ये जो कविता है ये सुंदरता की कुछ अद्भुत शक्ति, जिसमें अपने आप को रूपांतरित करने और मानव जीवन की उन्नति के लिए क्षमता है, उसे प्रकट किया गया है। अब देखते हैं बच्चों, इसके बाद में हम लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, और ये आपका है सप्लीमेंट्री रीडर का। और सप्लीमेंट्री रीडर का क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो क्या है भैया, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर को सुरक्षित भगाने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया। तो डॉक्टर सदाओ इंश्योर्ड द अमेरिकन सोल्जर्स सेफ, डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकी सैनिक के सुरक्षात्मक निकलने के लिए क्या किया, बाय प्रोवाइडिंग हिम विद ए बोट, उसे एक नौका दिया, राशन दिया, जापानीज क्लॉथ जापानी कपड़े दिए, एंड ए टॉर्च लाइट, और एक टॉर्च का लाइट दिया। ही इंस्ट्रक्टेड द सोल्जर टू रॉ टू ए नियर बाई आइसलैंड, उन्होंने उस सिपाही को, सैनिक को एक पास के द्वीप तक तैराकी से या कह सकते हैं नाव चला करके जाने का निर्देश दिया। एंड वेट फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, और एक कोरियाई मछली पकड़ने वाली नौका का इंतजार करने का निर्देश दिया। साइनेलिंग टू फ्लैशेस इफ नीड, और यदि आवश्यकता होती तो टॉर्च का 2 बार चमकाने का भी निर्देश दिया था। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप बी वाला अथवा वाला कर लेना। डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के वातावरण का आप या पर्यावरण का आप वर्णन कीजिए। अंटार्कटिका इज ए पोलर डिजर्ट, अंटार्कटिका एक ध्रुवीय रेगिस्तान है, विथ एक्सट्रीम कंडीशन, जहाँ पर अत्यधिक परिस्थितियाँ हैं, फीचरिंग वास्ट आइस शीट, जिसमें विशाल बर्फ के चद्दरों का गुड़ है, ग्लेशियर्स ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, एंड फ्रोजन टंड्रास, और वहाँ पर जमे हुए बहुत सारे परत हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे अधिक ठंडा और सबसे अधिक शुष्क महाद्वीप है। विद लिमिटेड सनलाइट, जहाँ पर बहुत सीमित सूर्य का प्रकाश है, एंड प्रीसिपिटेशन सपोर्टिंग यूनिक एंड एडाप्टेड इकोसिस्टम, और बहुत ही कम यहाँ पर जीवन है जो एक अद्भुत और प्राप्त करने योग्य पारिस्थितिकी तंत्र है। डिस्पाइट द हार्श इन्वायरमेंट, इस कठोर वातावरण के बावजूद भी यहाँ पर विद्यमान है। बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित था। तो द थर्ड लेवल वाज ए फिक्शनल सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, जो एक तृतीय तल था, ये न्यूयॉर्क शहर के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रचनात्मक रहस्यमयी तल था।
क्या होगा, फिक्शनल मतलब रचनात्मक और सीक्रेट मतलब रहस्यमय। सर्विंग एज ए साइकोलॉजिकल एस्केप, जो एक मनोवैज्ञानिक रूप से या भाग जाने का रास्ता था। फॉर फैंटासी मतलब कल्पना के लिए। टू अवॉइड मॉडर्न लाइफ स्ट्रेसेस, जिसमें आधुनिक जीवन के तनाव। लीडिंग टू ए पीसफुल इरा, एक शांतिपूर्ण स्थान था, एक शांतिपूर्ण युग था जीने के लिए। रिसेंबलिंग 1894, जो 1894 में जैसा था। स्पेसिफिकली गैलिसबर्ग इलिनॉइस, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस में जो था उसके बारे में बताया गया। अथवा, अथवा क्या कह रहा है बच्चों, तो अथवा कह रहा है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। बाघ राजा की मृत्यु के बारे में ज्योतिषियों की कौन सी भविष्यवाणी थी। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया, दैट द टाइगर किंग वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर, कि बाघ राजा एक बाघ के हाथों मारा जाएगा। स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से वार्निंग हिम टू बी कॉशियस टू द 100 टाइगर, उसे 100वें बाघ से विशेष रूप से चेतावनी देते हुए चेतावनी दिया था, चौकन्ना रहने की। दिस प्रेडिक्शन अल्टीमेटली केम ट्रू इन एन आयरोनिक ट्विस्ट, ये भविष्यवाणी एक नाटकीय रूप से, एक आलोचनात्मक रूप से सत्य भी हुई। थ्रू ये वुडन टाइगर, एक नंबर 12 यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें 12 नंबर क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। अब इसमें बच्चों क्या कह रहा है, तो इसमें आप लोगों का कह रहा है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ हना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एनेमी, द एनेमी पाठ के आधार पर हैना का चरित्र चित्रण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का शुरू हो गया है, सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करते चलिए। क्या कह रहा है, हैना इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल करेक्टर, हैना एक मिश्रित और बहुदिशीय क्या है, चरित्र है, पात्र है। इम्बॉडीइंग बोथ ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज, दोनों रूप में प्रदर्शित की गई है, पारंपरिक जापानी मूल्यों के रूप में भी, एंड डीप सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता की एक गहरी समझ के रूप में भी उसे किया गया है। एज डॉक्टर सदाओज वाइफ, डॉक्टर सदाओ की पत्नी के रूप में, सी इज जेंटल, वह साधारण है, केयरिंग, ध्यान देने वाली है, एंड सपोर्टिव, और मददगार के रूप में है, इंश्योरिंग हर हस्बैंड्स कंफर्ट एंड वेलबींग, अपने पति के आराम और अच्छे विचारों को साथ में लिए हुए। हाउएवर, जैसा कि व्हेन कॉन्फ्रेंटेड विद द वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर टॉम, जब वह अमेरिकी सैनिक टॉम के सम्मुख जाती है, हैनाज कंपैशन एंड एम्पैथी ओवरराइड, तो हैना की दया और जो उसकी सहानुभूति है अधिक हो जाता है, हर इनिशियल रिपल्सन एंड नेशनलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, उसकी जो आंतरिक घृणा है उसके ऊपर, एंड नेशनलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स मतलब, और जो उसकी राष्ट्रीय विरोध है, राष्ट्रवादी भावनाओं से ऊपर चली जाती है। सी टेक्स केयर ऑफ टॉम, टॉम का देखभाल करती है। नर्सिंग हिम बैक टू हेल्थ, उसे स्वास्थ्य वापस पाने में उसकी सेवा करती है। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, रिवील्स हर इनर स्ट्रेंथ, उसकी आंतरिक क्षमता, एंड करेज, और साहस प्रकट होता है। हर करेक्टर सर्व्स एज ए पावरफुल कमेंट्री ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वार, जो मानवीय युद्ध हैं उसमें उसकी जो सत्ता है, उसकी सेवा है, वो प्रकट करती है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, और दया और दयालुता की भावना के महत्व को भी प्रकट करता है। अथवा बी नंबर कह रहा है बच्चों कि व्हिच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डेरी एंड व्हाई, मिस्टर लैम ने डेरी को कौन सी कहानी बताई और क्यों बताई थी। तो देख लेते हैं भैया। मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं द स्टोरी ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को बताते हैं, हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस, जो अपने घर में अपने आप को बंद कर लेता है। आफ्रेड टू लीव, बाहर निकलने से भी डरता है। ड्यू टू हिज डिस्टॉर्टेड अपीयरेंस, अपने एक भद्दे प्रस्तुतिकरण या रूप के कारण।
ओनली टू बी किल्ड बाई ये चांस फॉल ऑफ ये लैडर, जो केवल एक सीढ़ी के गिर जाने के अवसर से मर जाता है। द स्टोरी एम्स टू कन्वे टू डेरी, इस कहानी का लक्ष्य डेरी को समझाना था दैट हिज सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन, कि जो उसका स्वयं का एक अंतरात्मा का जो एकाकीपन है, फ्यूल्ड बाई हिज बर्न्ट फेस, जो उसके जले हुए चेहरे से परिपूर्ण है, इज मोर डिबिलिटेटिंग देन द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, दोनों अन्य लोगों की इच्छा से अधिक ये उसको अपंग बना रहा था, अन्य लोगों के बहस से भी अधिक अपंग बना रहा था। मिस्टर लैम्ब होप्स टू इंस्पायर डेरी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम हिज सेल, मिस्टर लैम्ब आशा करते हैं कि वो डेरी को उसके अपनी कोठरी से स्वतंत्र होने के लिए, अपनी अवधारणाओं से स्वतंत्र होने में उसको प्रेरित करें। एंड इंगेज विद दिस वर्ल्ड, और इस संसार के साथ सम्मिलित करें। रिकॉग्नाइजिंग हिज आउन वर्थ एंड पोटेंशियल, अपने खुद की क्षमता को पहचानते हुए और अपने कीमत को, अपने मूल्य को पहचानते हुए। इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने 13 नंबर का जो हमारा अनसॉल्व पेपर है, मॉडल पेपर है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो एक बार अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, इसे आप अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो इसे भी आप लोग बताइए, और अगर कोई पेपर आपको सॉल्व करवाना है तो आप लोग उसमें टेलीग्राम में ज़रूर भेजिए। मिलते हैं फिर अगले पेपर में, अगले मॉडल पेपर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।